इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। महत्वाकांक्षा, जीत और बड़े बदलावों का दूसरा नाम। तो चलिए आज समझते हैं कि कोर्सिका का एक मामूली सा लड़का आखिर कैसे पूरे यूरोप का नक्शा बदलने वाला था। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये सवाल है ताकत का, असर का। नेपोलियन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सही वक्त पर एक असाधारण इंसान पूरे महाद्वीप की किस्मत लिख सकता है। और उनकी कहानी वो शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जिस इंसान ने पूरे यूरोप पर राज किया, उसकी जड़ें किसी आलीशान महल में नहीं थीं। नहीं, बल्कि भूमध्य सागर के एक छोटे से द्वीप पर। उनका जन्म हुआ कॉर्सिका में, एक ऐसा द्वीप जो, मजे की बात है, उनके जन्म से कुछ ही समय पहले फ्रांस का हिस्सा बना था। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो हमेशा एक आउटसाइडर की तरह देखे गए। और शायद इसी बात ने उनकी एम्बिशन को, उनकी महत्वाकांक्षा को और आग दी। उनकी किस्मत का ताला खुला फ्रांस के मिलिट्री स्कूल्स में। वहां उन्होंने तोपखाने मतलब आर्टिलरी में महारत हासिल की। और ये कोई मामूली स्किल नहीं थी। यही वो हुनर था जिसने आगे चलकर उन्हें जंग के मैदानों का सिकंदर बनाया। सोचिए, हर तोप का गोला मानो उनकी सत्ता की सीढ़ी का एक एक पायदान था। लेकिन सवाल यह है कि एक मिलिट्री ऑफिसर से सम्राट तक का सफर, ये कैसे मुमकिन हुआ? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने जो उथल-पुथल मचाई, उसने सारे पुराने नियम कानून तोड़ दिए। जहां बाकी लोगों को खतरा दिख रहा था, नेपोलियन को, उन्हें दिखा मौका। और उनकी तरक्की की रफ्तार बस हैरान कर देने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 10 साल के अंदर वो एक गुमनाम से ऑफिसर से फ्रांस के सबसे ताकतवर इंसान बन गए। 1793 में ब्रिगेडियर जनरल और फिर 1799 में एक जबरदस्त तख्तापलट के बाद वो बन गए फर्स्ट कॉन्सल, मतलब इफेक्टिवली फ्रांस के रूलर। तो अब नेपोलियन सत्ता के शिखर पर थे और यहाँ उन्होंने दो किरदार निभाए एक साथ। एक तरफ तो वो थे एक अजेय सम्राट और दूसरी तरफ वो थे एक रिफॉर्मर, एक ऐसा सुधारक जिसने फ्रांस का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया साल 1804। इस साल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। सोचिए, जिस क्रांति ने राजशाही को खत्म किया था, उसी क्रांति की आग से निकलकर नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। रिपब्लिक खत्म, अब शुरू हुआ साम्राज्य का दौर। सम्राट का ताज पहनते ही उनकी नजरें फ्रांस की सीमाओं के पार देखने लगीं। उनकी एम्बिशन अब पूरे यूरोप पर थी। और इसी के साथ शुरू हुए नेपोलियनिक वॉर्स, एक ऐसा लंबा संघर्ष जिसने इस महाद्वीप का नक्शा दोबारा बना दिया। लेकिन नेपोलियन की कहानी सिर्फ तलवार की नहीं है। उन्होंने कलम की ताकत को भी बखूबी समझा। जंग के मैदान से दूर उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे टिकाऊ विरासत तैयार हो रही थी, नेपोलियनिक कोड। ये सिर्फ कुछ कानूनों की किताब नहीं थी, नहीं, ये एक नए समाज का ब्लूप्रिंट था। और ये कोड रेवोल्यूशनरी था। इसने उन सारी पुरानी बातों को खत्म कर दिया जिनके खिलाफ क्रांति हुई थी। मतलब कानून के सामने सब बराबर, कोई भी धर्म चुनने की आज़ादी, और सबसे बड़ी बात, आपकी काबिलियत आपके जन्म से मिले ओहदे से ज्यादा जरूरी थी। एक तरह से देखिए तो ये मॉडर्न यूरोप की नींव रखी जा रही थी। इसका असर इतना गहरा और इतना लंबा था कि आज भी नेपोलियन के साम्राज्य के मिटने के सदियों बाद उसके बनाए कानून के प्रिंसिपल्स दुनिया के कई देशों के लीगल सिस्टम्स का हिस्सा हैं। कमाल है ना? एक सैनिक की कलम से निकला कानून जो उसकी तलवार से भी ज्यादा ताकतवर निकला। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। नेपोलियन का साम्राज्य अपने चरम पर था, पर यहीं से उसके पतन की कहानी भी शुरू हो चुकी थी। उनके पतन की कहानी में दो नाम सबसे अहम हैं। पहला, रशिया। 1812 में रूस के बर्फीले मैदानों ने उनकी ग्रैंड आर्मी को मानो निगल लिया। लाखों सैनिक गए और लौटे बस मुट्ठी भर। और दूसरा नाम जाहिर है, वाटरलू। 1815 की इस जंग ने उनकी वापसी की सारी उम्मीदों पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया। और वो इंसान जिसने कभी पूरे महाद्वीप पर राज किया था, उसका अंत हुआ दुनिया के सबसे अलग थलग टापुओं में से एक पर, सेंट हेलेना। सत्ता से, जंगे मैदानों से हजारों मील दूर।
और वहीं 1821 में इतिहास के सबसे बड़े किरदारों में से एक ने अपनी आखिरी सांस ली। तो आखिर में सवाल वही है, कौन थे नेपोलियन? एक तानाशाह जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गईं, या फिर एक विजनरी, एक दूरदर्शी लीडर जिसने मॉडर्न यूरोप की नींव रखी? सच तो यह है कि इसका जवाब सीधा नहीं है। उनकी विरासत इन दोनों चीजों का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिक्स। देखिए, उन्हें सिर्फ एक मिलिट्री जीनियस की तरह देखना कहानी का आधा हिस्सा देखने जैसा है। हाँ, वो इतिहास के महानतम मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट में से एक थे, लेकिन वो एक रिफॉर्मर भी थे। उनकी जीतों ने ही तो उन्हें वो ताकत दी कि वो अपने सुधारों को लागू कर सकें। उनका नेपोलियनिक कोड शायद उतना ही रेवोल्यूशनरी था जितनी उनकी कोई भी बड़ी जंग। ये दोनों चीजें कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में हम उन्हें क्या कहें, एक कॉन्करर या एक रिफॉर्मर, एक हीरो या एक विलन? जैसा मैंने कहा, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नेपोलियन की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, और एक इंसान की एम्बिशन, एक इंसान की महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया को बना भी सकती है और तबाह भी कर सकती है।